चलो आज, है ना, चलो आज आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ तक, है ना, उसके आगे क्या है। तो आगे अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ चलते हैं। पहले देखो क्या है कि गोलीय दर्पण के प्रकार, है ना, क्योंकि गोलीय दर्पण के बारे में देख लिए थे, है ना। तो गोलीय दर्पण के बारे में देख लिए थे। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार, यानी गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा जाता है ना। पहला है, तो पहला गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटा जाता है। तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अवतल दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया। अगर अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। परावर्तन यानी कहने का अर्थ दबे हुए भाग, यानी ये इस प्रकार से, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। हम ये सब फिगर बता चुके हैं। ठीक है, तो पहले नंबर क्या है, ये तो अवतल दर्पण है, यानी इसका जो परावर्तन होगा, तो परावर्तन जो होगा ये दबे हुए भाग से होगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भीतरी तल परावर्तक तल है, यानी भीतरी जो तल होगा वो क्या होगा, परावर्तक तल होगा। ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि अवतल दर्पण, देखो यहाँ पर थोड़ा क्या है, इसको अवतल दर्पण का कुछ पॉइंट हम ऊपर लिखे हैं, है ना। तो देखो क्या है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, या तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, चिन्ह प्रथा यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकल लंबाई, जो फोकस लंबाई होता है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण के रूप में जाना जाता है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी -f होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है, अब आगे चलते हैं। तो देखो अब अगर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो अवतल दर्पण यहाँ पर हम समझ लें कि गोलीय दर्पण के प्रकार, यानी गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में बांटा गया, है ना, ये हो गया। तो गोलीय दर्पण को कितना भाग में बांटा गया, 2 भाग में। एक तो हो गया क्या, अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, वही क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला अगर हम बात करें उत्तल दर्पण, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग पर होता है, जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग पर होता है, यानी कहने का अर्थ है, देखो अवतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तन यानी अगर हो रहा है ना, परावर्तन ये जो होता है तो ये उभरे हुए भाग से होता है, यानी ये वाला भाग, है ना। तो ध्यान रखना, उभरे हुए भाग से होता है। तो उभरा हुआ भाग से जिसका होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अब उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। गोले का बाहरी तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसा होता है, धनात्मक होता है। जैसे अभी अवतल दर्पण में हम बताए थे कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि अवतल दर्पण की जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है फोकल लंबाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है फोकस लंबाई क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की कुछ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, इसके बीच संबंध क्या है। तो संबंध के बाद अगर हम समझें तो देखो, ये अगर हम गोलीय दर्पण का हम ये कौन सा दर्पण लिए, उत्तल दर्पण ले लिए। देखो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, बात एक ही है। तो हम इसमें लिए, तो देखो अगर हम मान लिया जाए कोई वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ से m, यानी m कहने यहाँ से कोई प्रकाश गया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो कहने का अर्थ ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती, कोई भी प्रकाश क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और वापस कहाँ परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ लौटेगा, मुख्य फोकस से लौटेगा। तो ये तो लौट गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक परावर्तन के नियम हम पढ़े थे क्या, जो आती है ना, आने के बाद जाती है। तो कहने का जो आता है उसको अपवर्तन यानी अपवर्तन कहते हैं, और जो जाता है उसको परावर्तन कहते हैं। और इसके बीच अगर हम रेखा खींच दें तो उसको क्या कहते हैं,
अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए कि ये तो दर्पण है, दर्पण से यहाँ से एक रेखा आई यानी अपवर्तन, ये परावर्तन हो गई। तो कहने का अर्थ फोकस से चला गया, यहाँ से एक क्या किए लंबत रेखा खींच दी, तो ये वाला क्या कहलाएगा अभिलंब। ये वाला कोण क्या कहलाएगा आई यानी अपवर्तन कोण। तो ये वाला क्या कहलाएगा अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण, और ये क्या कहलाएगा परावर्तन कोण, है ना। ठीक है, तो अपवर्तन कोण आई और आर यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि मुख्य फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, बताए थे ना। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई जो है क्या है, तो ये अवतल दर्पण है। तो कहने का अर्थ ये मुख्य पॉइंट लिए हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम जो प्रकाश गया किस बिंदु पर यानी ओ जो अभिलंब यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर जो अगर हम बात करें आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु को हम क्या मान के रखें, ओ मान के रखें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अगर हम आगे ये फिगर समझ में आ गया कि फिगर क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चित्र में देखो पी जो दिया है, पी किसको कहते हैं, तो पी हम बताए ना पी किसको डिनोट करता है, तो पी डिनोट करता है ध्रुव को, यानी पी बराबर हम बताए थे ना कि पी हम किसको डिनोट करते हैं, तो पी को ध्रुव को, है ना। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। अगर हम बात करें बड़ी एफ अगर बात करें तो ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ चित्र हम देखते हैं, माना एक प्रकाश की किरण एम हो, तो देखो अभी जस्ट बताया ना प्रकाश की किरण, देखो प्रकाश की किरण एम हो यानी ये प्रकाश है, प्रकाश की किरण आ रहा है, तो एम और ओ ये क्या है, प्रकाश की किरण हम मान लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो अब एक चीज बताओ, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के अब देखो ये प्रकाश की किरण है, एम ओ क्या है, प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, वही चीज जो फिगर में वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तथा यह ओ एफ दिशा में परिवर्तित होती है। अब देखो यानी समांतर जाते हुए एम ओ समांतर गया और ओ एफ की दिशा में परिवर्तित हो गई। अब बताओ ये फोकस से क्या हो गया, वापस लौट गया। तो कहने परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर लौटा, तो ओ एफ के द्वारा क्या हो गया, वापस लौट गया। तो वही परावर्तन हो गया, वापस लौटना यानी परावर्तन होना। तो देखो ओ एफ दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हो गई और ओ सी को मिलाया। और किसको मिलाया, ओ सी को मिलाया। तो देखो ओ और सी, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओ और सी को मिला दिया गया यानी डॉटेड लाइन में क्या किया गया, मिला गया। मिलाने के बाद अगर यहाँ ये दोनों मिला दिया तो ये क्या अभिलंब, एक तरह का क्या अभिलंब की तरह कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है कि यह बिंदु ओ पर दर्पण का अभिलंब है। तो अब देखो यही बात हम बता रहे थे ना, ओ पर क्या है, ये अभिलंब है यानी ओ सी को जो मिलाया गया ये क्या है, दर्पण के पर क्या है, अभिलंब है। तो यानी कहने का अर्थ जो पिक्चर में दिया है वही चीज़ यहाँ पर लिख के समझाया गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये जैसे ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस क्या है, ये सब नहीं अगर किसी को पता है तो पीछे क्लास में बताया गया है। ठीक है, पिछला वीडियो में देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे समझना है क्या कि देखो यहाँ पर अब देखो चित्र में, बाकी तो हमको इसको प्रूव करना है कि संबंध दोनों में संबंध क्या है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एंगल हम पहले क्या लिए, एंगल एम ओ सी लिए। तो अब देखो चित्र अगर यहाँ देखें, चित्र एम ओ सी यानी कौन ले रहा है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, यानी ये वाला ले रहा है एम ओ और ये सी। तो एम ओ सी क्या है, तो आई है। तो देखो यही चीज़ है लिखा हुआ, यानी इसलिए एम ओ सी बराबर आई। आई क्या है, आपतन कोण है, आई क्या है, आपतन कोण। अभी जस्ट बताया आई बराबर क्या होता है, आपतन कोण होता है। पीछे जब हम पढ़ा रहे थे आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो सी ओ एफ। अब देखो सी ओ एफ, अब देखो सी ओ एफ, अब देखो ये क्या है, आर है। तो ये आर है, तो यहाँ पर सी ओ एफ
अब देखते हैं COF बराबर क्या R, ये क्या है परावर्तन कोण, एक आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंगल OCF है ना, OCF बराबर MOC बराबर I एकांतर कोण, यानी ये दोनों OCF, अब देखो OCF OCF है ना, अब ये वाला ले लिया है कौन OCF। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैथ का थोड़ा रूल लगेगा तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हम बात करते हैं, देखो क्या कि जब कोई दो रेखा समांतर जाती है, अगर तीसरी रेखा काटती है तो एंगल यानी इसके आंतरिक कोण और इसका आंतरिक कोण, ये दोनों एकांतर कोण से क्या होता है बराबर, तो ई आई है तो ई भी क्या होगा आई होगा, तो कहने का अर्थ ई दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि MOC यानी कह सकते हैं कि MOC अब बराबर क्या OCF अर्थात किससे एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण से ई क्या है बराबर है, एकांतर कोण से ई क्या है बराबर है, तो अर्थात यही ना बोल रहा है। देखो यहाँ पर क्या कि OCF बराबर MOC क्या एकांतर कोण से क्या है बराबर है, तो OCF में I बराबर क्या हो गया R। अर्थात हम कह सकते हैं तो यहाँ पर देखो कि यहाँ तो देखो आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से ध्यान करो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक चीज बताओ, अगर ई दोनों बराबर है I बराबर R, देखो I बराबर R है तो कहने का अर्थ ई भी तो एकांतर कोण से I बराबर I है, तो ई दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी I बराबर R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यानी ई दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ई अगर 0 डिग्री है तो ई अगर ई मान लो 45 डिग्री है तो ई भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो आगे क्या है कि PC, अब यहाँ क्या है FC बराबर O, जब ये दोनों I बराबर R हो गया तो FC बराबर, अब देखो यहाँ पर अब त्रिभुज का भी थोड़ा रूल लगेगा, देखो बात समझो। अब देखो अगर देखो यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर लगेगा कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो यानी दो कहने का अर्थ समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, दो समांतर भुजाओं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है दो संगत कोण बराबर हो, साथ ही साथ दो भुजा बराबर हो। तो देखो यहाँ पर देखो अगर हम इसी को निकालें, ठीक है, इसी को निकालते हैं तो OCF है ना, तो OCF ठीक है, ये मुख्य अक्ष है ना, तो O ई क्या है I है, सॉरी सी ना I है, ई I है और ई क्या है R है, ठीक है, ई I है ई R है। तो अब ध्यान दो कि I है R है तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या OF लिखो या FO लिखो, तो OF अब बराबर क्या FC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज से ये दोनों क्या हो जाएगा संगत कोण अगर बराबर है, दो किसी त्रिभुज के संगत भुजा अगर बराबर है तो उसका संगत कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो ये संगत भुजा क्या है बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज से ये क्या हो जाएगा संगत भुजा भी बराबर होगा। तो OF बराबर FC, तो यही चीज़ है। तो देखो यहाँ पर OF बराबर FC है यानी द्वारक छोटा है, यानी कहने का अर्थ यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज से ये दोनों बराबर है। अर्थात देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या, लेकिन अगर हम बात करें तो देखो OF यहाँ तो निकल गया FC बराबर OF बराबर PF। अब देखो OF बराबर PF कैसे हुआ, तो OF यानी कहने का अर्थ ये वाला यानी OF तो बराबर है किसके OF, यानी ये OF बराबर है किसके OC के बराबर है ना, OF बराबर है FC के, ये यानी ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या कि देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो क्या है कि OF बराबर PF कैसे बराबर हो गया है ना। तो देखो
अब सिंपल सी बात, अब यहाँ पर देखो हम बात बताए थे क्या कि वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो ये फोकस दूरी है, तो अगर मान लो कि ई अगर आर है तो ई भी क्या होगा, आर होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि सी एफ या एफ सी या ओ एफ बराबर क्या, पी एफ। ठीक है, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसी तरह एफ सी बराबर पी एफ हो गया, या तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ओ एफ बराबर एफ पी एफ बराबर है ना एफ सी। ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये तीनों बराबर होगा, अर्थात एफ सी बराबर, अब देखो एफ सी, तो एफ सी जो है अगर हम एफ सी, तो देखो एफ सी है और पी एफ है, दोनों तरफ हम क्या किए, पी एफ को ऐड कर दिए। तो जब दोनों तरफ पी एफ को ऐड करेंगे तो पी एफ प्लस एफ सी, तो देखो यार पी एफ प्लस एफ सी, अगर पी एफ सी प्लस पी एफ, अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, पी सी बनता है। क्या बनता है, पी सी बनता है। देखो यहाँ पर लिखा गया पी सी, है ना। उसी तरह पी एफ प्लस पी एफ, अगर दो पी एफ को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये दोनों पी एफ है तो क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, अर्थात पी सी बराबर। तो अब पी सी देखो क्या दे रखा है, तो पी सी कितना दे रखा है, तो पी और सी की दूरी कितना है, बड़ी आर है। तो पी और सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी आर लिख सकते हैं ना, बड़ी आर। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें पी एफ, तब पी एफ क्या है, तो यहाँ पर देखो पी एफ, तो पी एफ क्या है, छोटी एफ है, वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो पी एफ भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो पी एफ भी ऋणात्मक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ। तो अब बताओ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आर बराबर, अगर हम एफ छोटी एफ निकालते हैं तो इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हम, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा 2, अर्थात यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, तो ये तो हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, तो अब देखो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब। तो कहने का अर्थ अवतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। तो देखो पहले हम समझते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पहले समझते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में, देखो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति पहले ध्यान दो। तो कहने का अर्थ अवतल दर्पण में हमेशा देखो वास्तविक और उल्टा बनता, वास्तविक उल्टा बनता, वास्तविक उल्टा बनता, वास्तविक उल्टा बनता, वास्तविक उल्टा बनता। एक ही में कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अवतल दर्पण की बात करेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आभासी यानी वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। मात्र एक जगह कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा। तो वो बात समझ में आ जाएगा कहाँ पर बनता है। ठीक है, बात अब यहाँ पर आती है कि देखो, तो ये तो हो गया क्या कि प्रकृति की बात। अब देखो अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनती है, तो देखो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखो बिंब की स्थिति, यदि जब कोई वस्तु अगर अनंत पर होगा, जब कोई वस्तु अनंत पर होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और बिंदु के बीच फोकस पर बनेगा, है ना। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखो क्या कि जब वस्तु अनंत पर होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसे क्या बनता है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी पहले यही समझना है कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और कैसा बनता है, प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। जब जो है वस्तु कहाँ हो, सी से पीछे हो, सी से परे। अब देखो सी से परे हो, है ना, तो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति एफ और सी के बीच बनता है। अब यहाँ पर एफ और सी, एफ क्या है, एफ क्या है, फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सी से परे हो
तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। उसी तरह जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और साइज क्या होगा? समान होगा, ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो कहाँ बनेगा? तो सी पर, यानी वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। उसी तरह जब फोकस पर होगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है ना? निर्वर्धित बड़ा बनता है, यानी बड़ा बनता है। और कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। तो ये प्रकृति होता है, यानी इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसका हम डिटेल से समझते हैं कैसे कैसे क्या है। अब देखो, इसको रटने का तो है नहीं, अब रट कैसे लेगा? तो कहने का अर्थ समझने का, देखो तात्पर्य एक ही है। तो देखो अवतल दर्पण में अब कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, तो अब अगर हम पहला बात देखते हैं अनंत पर, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? अनंत पर हो। अब समझते हैं। तो देखो अनंत पर, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? अनंत पर हो। अब समझो, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो देखो ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये फोकस है, ये क्या है? ध्रुव है, ठीक है। अब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं? अलग चित्र बनाते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। देखो जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, बनेगा नहीं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है। अब क्या करते हैं? थोड़ा ये इसको क्या है? पी बोलते हैं, ध्रुव। ये वाला पॉइंट क्या है? ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको सेंटर पॉइंट है। ये क्या है? सी है। और यहाँ पर हम मान एफ है, ठीक है। ये क्या? एफ है। बाकी अगर हम मान लो कि यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यानी अनंत है, इसको हम अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। अब यहाँ पर बात समझो क्या, कि जब वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दो कि हम वस्तु रखें कहाँ? अनंत पर रखें। यहाँ वस्तु है तो देखो जब भी हमेशा क्या होता है? प्रकाश अगर वस्तु पर पड़ रहा है तो वस्तु पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद या पुनः कहाँ लौटेगी? तो पुनः मुख्य फोकस की ओर लौटेगी, यानी मुख्य फोकस से होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुख्य फोकस से होकर निकलती है, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर निकलती है तब इसका, अब देखो जब वस्तु अनंत पर होता है तो अब सिंपल सी बात बताओ, वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर है तो जब यहाँ पर आएगा तो वस्तु यहाँ पर लौटेगा, ठीक है। अगर हम इसी तरह हम क्या करते हैं? नीचे ले, नीचे अनंत पर लेंगे तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ से भी क्या होगा? परावर्तन के बाद ये कहाँ लौटेगा? तो ये यहाँ पे जाके लौटेगा। तो अब बताओ ये दोनों कहीं आपस में मिलन कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी कहाँ मिल रहा है? यानी फोकस पर मिल रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं क्या, कि जब वस्तु अनंत पर होगा ना तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखो क्या, कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर हम दूसरा बात करते हैं, अब देखो वस्तु यहाँ, अब देखो वस्तु, अगर वस्तु का साइज मान लो कि यहाँ है 5 मीटर, वस्तु का साइज मान लो 5 मीटर है। तो अब कहने का अर्थ ये जब फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर वस्तु की साइज देखो कैसा है? बहुत छोटा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु की साइज हमेशा क्या होगा? वस्तु की साइज क्या होगा? छोटा होगा। और क्या? अत्यधिक छोटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब वस्तु जो है अनंत पर होगा तो वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और कैसा बनेगा? प्रकृति कैसा बनेगा? तो प्रकृति की अगर बात करेंगे तो प्रकृति कैसा बनेगा? तो प्रकृति बनेगा
है ना। प्रकृति कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझ में आ गया कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो अत्यधिक छोटा, यानी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, फोकस पर बनेगा। ठीक है, बनेगा कहाँ, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। अब प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति, है ना, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, अगला क्या है, तो अगला देखो, जब हम क्या है, सी से परे, देखो सी से परे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको लिखें कि, है ना, अब यहाँ पर हम समझते हैं सी से परे कहो, या तो हम कह सकते हैं क्या कि अनंत और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, है ना, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो अनंत और वक्रता केंद्र ये दोनों के बीच में अगर है, या बीच में है, या वक्रता केंद्र के पीछे है, या यहाँ पे है, कहीं भी हो, तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस, है ना, कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, अब देखो इसकी अगर बात करें कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। साथ ही साथ अगर प्रतिबिंब छोटा बनेगा और क्या, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखो इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, यहाँ पर हम मान लिए फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, सेंटर है, यानी वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ बीचों बीच यहाँ पर वस्तु रखें, तो यहाँ जब लाइट पड़ेगा, वस्तु पर जब लाइट पड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये कहाँ लौटेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ठीक है, तो परावर्तन के बाद अब देखो सिंपल सी बात, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइट समांतर गया, दूसरा अगर लाइट जाएगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। तो अब बताओ यहाँ पर कहाँ कटा, यहाँ पे कटा, तो कहने का अर्थ ये जो बिंदु यहाँ पर कटा, तो अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब देखो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, यानी कहने का अर्थ एक्स अगर ऊपर रखते हैं, वाई नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर कैसा बना, एक्स नीचे बन गया, वाई ऊपर बन गया, यानी प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है,
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। साथ ही साथ प्रतिबिंब देखो बड़ा है और यहाँ कैसा बना, छोटा बना। अब दूसरी बात तो ये हो गया कि प्रतिबिंब वास्तविक, अब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक जैसा प्रतिबिंब है वैसा बन रहा, एक्स वाई बन रहा। साथ ही साथ ये प्रतिबिंब छोटा बना, ठीक है। दूसरी बात है वास्तविक भी बना, है ना। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, वास्तविक बना और कैसा बना, उल्टा बना। अब देखो यहाँ पर फोकस यानी अनंत और सेंटर यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो कहाँ बना प्रतिबिंब, तो कहाँ बना, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बना, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला लेते हैं, ठीक है, तो अगला क्या है, तो वक्रता केंद्र, सी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वस्तु जब क्या वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अब इसका प्रकृति अगर बात करें, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब बराबर होगा, प्रतिबिंब बराबर होगा। अगर अगला पॉइंट बात करें कि कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर हम कोई अवतल दर्पण लिए, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है, तो सिंपल सी बात समझो, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये अनंत है, ये क्या है, पॉल यानी ध्रुव, ये क्या है, पॉल है, ठीक है। ये क्या है, फोकस, ये क्या फोकस है, यानी फोकस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वक्रता केंद्र मान लें। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पे है, तो वस्तु अगर यहाँ पर है तो जब प्रकाश पड़ेगा तो ये कहाँ से, यानी यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के बाद ये कहाँ से लौटेगा, तो यहाँ से लौटेगा, ठीक है। उसी तरह जब अगर मान लिया जाए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लौटेगा तो मुख्य अक्ष के, तो अब देखो यहाँ जब वस्तु गया तो कहने का अर्थ दूसरा अगर मान लिया जाए, दूसरा अगर जाएगा तो दूसरा अगर प्रकाश की किरण जाएगा तो ये भी टकरा के जो है फोकस से लौट के कहाँ जाएगा, ये वक्रता केंद्र पर ही जाके कटेगा। तो कहने का अर्थ, यानी कहने का अर्थ, अब बताओ दोनों का फोकस, यानी कहने का अर्थ वस्तु यहाँ है, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो कहने का अर्थ जितना दूरी ऊपर है उतना दूरी नीचे है, यानी वस्तु कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है। जितना वस्तु है उतना ही क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात है क्या कि अगर वस्तु सेंटर पर है तो ये भी कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो हमेशा ध्यान रखना जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा, यानी वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, ये तो वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहाँ, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, के बीच हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, बीच बनता है, ठीक है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, यानी कहने का अर्थ प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा,
ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रकृति कैसा होगा, तो सेम प्रोसेस का वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। यानी कहने का अर्थ है जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये मान लो कि ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखा हुआ, ये परावर्तन के बाद ये फोकस से लौटा, फिर अगर मान लिया जाए दूसरा, देखो यानी कहने का अर्थ यहीं से दूसरा लाइन गया, तो कहने का अर्थ यहाँ से गया, तो कहने का परावर्तन के बाद ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा, दूसरा क्या मुख्य अक्ष के समांतर लौटा, तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटा, तो बताओ ये कहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर काट रहा है। तो अब बताओ ये अनंत है, ये पॉइंट क्या है, अनंत है, अनंत और सेंटर के बीच है ना, तो कहने का अर्थ ये कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो अब बताओ वस्तु अगर मान लो कि 5 मीटर का है, तो इससे तो बड़ा है ना, तो ये मान लो 7 मीटर है, तो कहने का अर्थ इससे तो बड़ा बन रहा है, यानी इससे बड़ा बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, और वास्तविक तो बन ही रहा है, जैसा प्रतिबिंब है वैसा ही, जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब है, और साथ ही साथ उल्टा बन रहा है, कैसा, ए और बी। तो ए तो नीचे है, अब देखो यहाँ ए ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, यहाँ ए नीचे है, बी ऊपर है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या, प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है फोकस। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो समझो, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। इसका प्रकृति, अगर वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो कहने का अर्थ देखो, अगर मान लिया जाए वस्तु कहाँ रखा गया, फोकस पर, यानी ए और बी क्या वस्तु है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, अब यहाँ से कोई लाइट जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद दर्पण से, है ना, टकरा कर क्या होगा, वापस लौटेगी। तो परावर्तन, देखो कोई भी वस्तु कहीं भी रहे, दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ, मुख्य अक्ष से, यानी कहने का अर्थ फोकस से ही लौटेगी। तो कहने का अर्थ यहाँ से प्रकाश गई, अब दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटा, मुख्य अक्ष से लौटा। अब बताओ दूसरा, देखो दूसरा क्या, यहाँ से फिर प्रकाश निकला, तो कहने का अर्थ दर्पण से टकराया, तो फिर तो ये कहने का अर्थ वापस लौटेगा ही ना, तो वापस लौटा, फिर इसी लाइन पर लौट गया। तो कहने का अर्थ टकराने के बाद फिर पुनः इसी लाइन पर लौट गया, क्योंकि यहाँ फोकस है ना, ये फोकस है। तो दर्पण से अगर यहाँ दूसरा लाइट निकला तो कहने का फिर फोकस से टकराएगा, तो फोकस से टकरा कर वापस पुनः लौट गया। तो अब बताओ ये कहीं और दूर, यानी वक्रता केंद्र से होते हुए, गुजरते हुए, अब बताओ कहीं और जाके ये क्या हो रहा, कट रहा, तो कहीं और जाके ये मिल रहा है, मान लो यहाँ पर मिल रहा है, तो कहने का अर्थ ये अनंत है। तो अब बताओ ये वाला मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष है तो वस्तु से तो बहुत बड़ा है ना, तो वस्तु से क्या बहुत बड़ा बन रहा है। यानी वस्तु अगर 2 मीटर का है तो ये बताओ 10 मीटर 12 मीटर जितना भी मान लो, तो इधर इतना बन रहा है। तो कहने का अर्थ वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस पर हो। अब देखो यहाँ पर मिट गया है ना, तो इसको फिर से लिख देते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब प्रतिबिंब क्या होगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट समझ में है, ठीक है। तो अगला क्या है कि पी ध्रुव और फोकस के बीच,
तो देखो ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पर देखो हम बताए थे ना, ध्रुव और फोकस के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। अब देखो समझो, जब ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब वस्तु है ना ध्रुव, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और साथ ही साथ क्या दर्पण के पीछे बन रहा, साथ ही साथ प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब देखो प्रतिबिंब जो है इससे क्या है, बड़ा है, यानी इससे निर्बाधित बड़ा है, यानी कहने का अर्थ बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, निर्बाधित बड़ा बनेगा, ठीक है, बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। अब आभासी और सीधा कहने का मतलब क्या हो गया, तो देखो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो देखो ये अगर ए बी है तो ए बी बन रहा है ना, तो ये तो सीधा बन रहा है, साथ ही साथ क्या आभासी। अब बताओ ये वास्तविक नहीं ना है, कहने का अर्थ अगर जो है यहाँ पर देखो ये क्या है, लाइन क्या है, एकदम सीधी लाइन खींचा हुआ है, और ये क्या है, डॉटेड लाइन है। तो कहने का अर्थ ये अगर देखा जाए तो ये आभासी बन रहा है, इसका क्या है, डुप्लीकेट बन रहा है, ओरिजिनल नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं आभासी, ठीक है। तो ये आभासी यानी क्या होता है, ये सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो पीछे देख लेना है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है, यानी अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, एक एक पॉइंट हम समझा दिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बता देना, ठीक है। एक यानी कहने का अर्थ अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का एक पर्सनली वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो अवतल दर्पण के उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सामान्यतः जो है टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, ठीक है। उसी तरह दंत विशेषज्ञ जो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, दांत का जो डॉक्टर होता है वो किसका उपयोग करता है, तो दांत के डॉक्टर भी जो है दांत चेक करने के लिए जो है किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दांत अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना, तो बड़ा बनने के रीजन से ही हम लोग क्या करते हैं, दांत विशेषज्ञ हो गया, चेहरा है ना, तो ये सब दांत विशेषज्ञ भी किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। उसी तरह इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण हो, यानी जो नाई लोग होता है दर्पण कौन सा दर्पण लगाता है, तो वो भी अवतल दर्पण लगाता है, जिससे क्या हो, सेविंग बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने, जो जहाँ सौर ऊर्जा का भट्टी लगा हुआ होता है वो भी किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को एक जगह कैच करके रखने का कार्य करता है। तो इसलिए हम जो है कह सकते हैं कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो फिर से अगर हम समझते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सामान्यतः अगर देखें तो टॉर्च जो होता है टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, वाहन जो गाड़ी होता है गाड़ी के हेडलाइट का जो शीशा होता है वो किसका होता है, तो ये भी अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दंत विशेषज्ञ, यानी दंत विशेषज्ञ किसको कहते हैं, दांत का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना उसको कहते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, वो क्या करता है, दांत को छोटा, दांत क्या होता है, छोटा होता है, उसको बड़ा करके दिखाने का कार्य करता है कि दांत में कहाँ खराबी है, उसको देखने के लिए जो है किसका प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। साथ ही साथ नाई लोग जो होता है जो शेविंग हटिंग बनाता है तो वो भी किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। सौर भट्टी में बता ही दिए, सौर भट्टी में जो है सूर्य को प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो
उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, और उसकी स्थिति कैसा है ना, उसका आकार कैसा है। तो कहने का तो उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, आभासी और सीधा, और आभासी और सीधा। इसमें दो ही प्रतिबिंब बनता है, एक तो क्या है अनंत पर रहेगा तब कहाँ बनेगा, है ना, और अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच है तब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसका हम समझते हैं बात, ठीक है। तो देखो जब वस्तु अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस और दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर बनता है लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो अब देखो जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत पर है, देखो वस्तु कहाँ है अनंत पर, मान लो कि वस्तु यहाँ पे अनंत पे है। तो अगर सिंपल सी बात, ये दर्पण है, तो दर्पण है तो मान लो कि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष है तो एक चीज़ बताओ, ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ पर अगर मान लो कि अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो ये मुख्य अक्ष है, तो कहने का अर्थ यहाँ से अगर प्रकाश गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ लौटेगी, वापस इधर ही लौट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इधर तो कल ही किया है, इधर तो निकलेगा नहीं, परावर्तन के बाद इधर निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ हम क्या करते हैं, ये उत्तल दर्पण में क्या दिखाते हैं कि यहाँ फोकस से होके गुजर रही है। उसी तरह जब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगा ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, हम यहाँ लिख सकते हैं ना क्या, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक, है ना, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, जब भी अगर पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो वह कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो देखो यही ना है, अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ आभासी और सीधा बनेगा। जब दर्पण अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच है, तो कहने का अर्थ अनंत और ध्रुव के बीच है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है, तो अनंत और ध्रुव के बीच हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अनंत और ध्रुव के बीच है तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर हम बात करें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो ये तो हो गया
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण में हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो देखो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इन्हें ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देखने के, यानी जो साइड मिरर लगा हुआ होता है ना, जिसको हम पीछे, जिससे क्या होता है पीछे हम देखते हैं कि कौन सा वाहन आ रहा है नहीं आ रहा, तो साइड मिरर के रूप में। तो हम यहाँ इसको इतना बड़ा को हम काट के लिए क्या लिख सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। ठीक है, दूसरा बात है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सिक्योरिटी यानी कहने का अर्थ है रक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिक्योरिटी यानी देखभाल के लिए हम लोग किसका का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और कहाँ करते हैं, दुकान में हम कहाँ करते हैं, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का भी उपयोग बता दिए, उत्तल दर्पण का भी उपयोग हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चिन्ह परिपाटी, तो देखो चिन्ह परिपाटी समझना है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब कहने का मतलब जो प्रतिबिंब होता है, यानी बिंब जो है दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब का प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। तो देखो बिंब दर्पण के बाईं ओर इसलिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, तो इसका मतलब यही है कि दर्पण पर जो बिंब का है प्रकाश बाईं ओर से ही पड़ता है, यानी आपतित होता है। जिधर से आपतित कहने का अर्थ है आपतित किरण, परावर्तित किरण बताया ना, प्रकाश जो आती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब यानी दर्पण से परावर्तन के बाद लौटती है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो बिंब होता है हमेशा कहाँ रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यानी बाईं ओर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका अर्थ यही है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के जो समांतर सभी दूरियां होती है, मुख्य अक्ष के जो समांतर जितना भी दूरियां होती है सभी को कहाँ से नापा जाता है, तो दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाता है कि कितना दूरी है दर्पण से, लेफ्ट में राइट में है ना, ऊपर नीचे कितना दूरी है वहीं से मापा जाता है। अब देखो मूल बिंदु के दाईं ओर जो होता है, दाईं ओर जो होता है प्लस एक्स के अनुदिश माना जाता है। तो मूल बिंदु के दाईं ओर जो होगा प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश माना जाता है, जबकि सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। प्लस एक्स अक्ष के धनात्मक, प्लस एक्स कहने का मतलब क्या है, जितना भी दूरी बनेगा वो कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। जबकि माइनस एक्स मानेगा तो माइनस एक्स क्या हो गया कि सभी दूरी को क्या मानेगा, ऋणात्मक मानेगा। ठीक है, उसी तरह जब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि ये है तो कहने का अर्थ ये, अगर मान लो कि मुख्य बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं और जो भी रहेगा तो ये प्लस एक्स माना जाएगा। ये प्लस एक्स है, यानी इसके इधर जो भी दूरी होगा तो ये धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, उसी तरह मूल बिंदु के ऊपर अगर जाएगा तो ये भी बिंदु क्या है, प्लस एक्स की दिशा को इंगित करेगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक माना जाएगा। लेकिन मूल बिंदु के बाईं अगर जो जाएगा तो माइनस एक्स माना जाता है। तो माइनस एक्स नहीं, वाई माना जाता है। तो वाई माना गया, तो कहने का सिंपल सा ये वाई है। ठीक है, तो ये y है तो माइनस माना गया। तो माइनस अगर है तो ये क्या कहलाएगा, सॉरी ये x है ना, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये x है तो माइनस एक्स माना जाता है। तो ये भी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरी बात लंबवत जाएगा तो y होगा, कोऑर्डिनेट तो y होता है, x और y कोऑर्डिनेट, तो ये y है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस होगा तो मूल बिंदु के जो लंबवत जाएगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और मूल बिंदु के लंबवत जो नीचे की ओर जाएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये बात, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। यही 4 पॉइंट क्या बताया गया है। ठीक है, यही 4 पॉइंट को यहाँ इंगित किया गया है ना। तो ये हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। देखो कहने का अर्थ, अगर हम देखो कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब मान लो तो मुख्य अक्ष है, ये क्या है, दो रेखा काट रहा, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के दाईं अगर जो जाएगा, ये देखो x कोऑर्डिनेट होता है ना, ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, y डैश यानी x डैश बोलते हैं, यानी ऋणात्मक जो होता है ना डैश, ये क्या होता है, y डैश होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ देखो, ई क्या होता है, प्लस होता है, ई भी क्या होता है, प्लस होता है, ई क्या होता है, माइनस होता है, ई क्या होता है, माइनस होता है। तो कहने का अर्थ मूल बिंदु के दाईं ओर जो जाएगा तो प्लस होगा, यानी इसके दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर जितना भी बिंदु आएगा वो क्या धनात्मक कहलाएगा। अब मूल बिंदु के
ऊपर लंबवत जितना भी जाएगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब मूल बिंदु के बाईं और जितना भी जाएगा, तो मूल बिंदु के बाईं जितना और बिंदु जाएगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब मूल बिंदु के नीचे लंबवत जितना भी जाएगा वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट देखो क्या है कि अब देखो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है कि इसमें कि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जो बिंब की दूरी बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये बात समझ में आ गया, चिन्ह परिपाटी में क्या क्या निकलता है ये बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है कि फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं देना, इसमें याद रखना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में फॉर्मूला यही होता है 1/v + 1/u = 1/f। यानी v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर क्या होता है, बिंब की दूरी। और बिंब की दूरी हम किसको कहते हैं, वस्तु की दूरी। ये बात ध्यान में रखना, बिंब नहीं समझ में आ रहा है तो वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो बिंब की दूरी बोलो या वस्तु की दूरी बोलो, और एफ क्या है, फोकस दूरी। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आगे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि क्लास एक दिन और छूटा हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आज कोशिश करते हैं कि ख़त्म ही कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट PDF हम लगाते हैं थोड़ा सा, है ना। इस PDF को क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद अगला हम PDF लगा के, है ना, अगला PDF हम लगाते हैं, ठीक है। लग गया, हाँ, आवर्धन। अब देखो अगला क्या है, अगला है आवर्धन, है ना। तो आवर्धन देखो, आवर्धन क्या किसको कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं कि प्रतिबिंब को, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब को जो ऊंचाई होगा और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ, तो कोई भी प्रतिबिंब, मान लो कि ये वस्तु है तो वस्तु है, अब इसका मान लो कि प्रतिबिंब ये बना, तो प्रतिबिंब ये बना, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ये मान लो कि प्रतिबिंब है। तो ये दोनों का जो रेशियो कहलाएगा यानी अनुपात कहलाएगा, वही चीज़ क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। तो m है ना, आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से। यहाँ पे लिखा गया है m को छोटी m से सूचित किया जाता है, ठीक है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, छोटी m से सूचित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, छोटी m से सूचित किया जाता है। अब देखो क्या है कि यदि वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' है, तो गोलीय दर्पण का आवर्धन जो m बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर्धन m बराबर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, h' हो जाएगा। तो ये तो क्या कहलाया, आवर्धन कहलाया, ठीक है। तो आवर्धन समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखना भी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हम काट दिए, ठीक है। PDF में इसको यानी कहने का अर्थ जो कॉपी बनाएगा उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ लिखना यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' और h बराबर वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो, है ना,
यही चीज़ आवर्धन। तो देखो ये देखो कोई भी वस्तु यानी वस्तु यहाँ है तो वस्तु यहाँ परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। फिर अगर दूसरा यहाँ से मान लो कि मुख्य ध्रुव से होकर जब वापस लौटी तो ये कहाँ जाके यहाँ जाके, तो ये प्रतिबिंब, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो कहने का अर्थ वस्तु की ऊंचाई h है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बन रहा है, h डैश बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ से गया तो कहने का अर्थ ये आई है तो ये क्या बन रहा है, r बन रहा है, ये क्या बन रहा है, r बन रहा है। तो कहने का अर्थ जब भी कोई दर्पण से टकराकर यानी कहने का अर्थ प्रकाश यहाँ से आया तो ये क्या हो गया, आपतित किरण, ये वापस लौटा तो क्या हो गया, परावर्तित किरण। और इसके बीचों बीच जो रेखा खींच दिया ये क्या कहलाया, अभिलंब कहलाया। अब अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो आपतित किरण के बीच जो बना कोण क्या है, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना कोण क्या है, आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे अगर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो दिए गए चित्र में ए बी पी और ए डैश पी बी डैश समरूप त्रिभुज है, यानी कहने का अर्थ ए बी पी हो गया या ए डैश पी और बी डैश ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। अर्थात ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी बी डैश बटा पी बी, ये एक हो गया। तो यहाँ पर देखो ए बी पी, यहाँ पर देखो ए बी और पी, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। उसी तरह यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश और पी है ना, ये वाला भी क्या है, समरूप त्रिभुज है। यानी कहने का अर्थ है अगर देखो तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या कहलाया, समरूप त्रिभुज है। यही चीज़ वहाँ बता रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट बोल रहा था क्या कि ए डैश बी डैश अब बटा ए बी। अब देखो समरूप त्रिभुज है, जब समरूप त्रिभुज है तो ए डैश है ना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा क्या, ए बी है ना। जब समरूप त्रिभुज है तो ए डैश बी डैश बटा ए बी, अब बराबर क्या हो जाएगा, यानी बी पी है ना, बी पी बटा बी डैश पी, यही ना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है अगला क्या, सॉरी अगला यही है पी बी डैश बटा पी बी, ये हो गया। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश बराबर एच डैश होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वो भी क्या ऋणात्मक, और वस्तु की ऊंचाई एच, ठीक है। वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी क्या होता है u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या, माइनस भी, ठीक है। तो क्योंकि देखो वस्तु की दूरी माइनस में होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होता है, माइनस में होता है, ऊंचाई भी माइनस में, और वस्तु की दूरी ऊंचाई भी ये प्लस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, तो इसी समीकरण 1 के अनुसार जब उसको हम पुट करेंगे तो एच डैश बटा प्लस एच हो जाएगा और माइनस भी अब बट्टा क्या हो जाएगा, माइनस ई, तो माइनस से माइनस ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये एच डैश बटा एच बराबर क्या हो जाएगा, एम, यानी एच डैश बटा एच बराबर क्या, माइनस को हम इधर ला सकते हैं तो माइनस हो गया माइनस भी बटा यू, अर्थात एच डैश एच बराबर हम पहले भी बता चुके हैं ये किसका है, एम बराबर एच डैश बाई एच है, तो अर्थात एम बराबर माइनस भी बटा यू, अर्थात आवर्धन बराबर क्या हो गया, तो आवर्धन बराबर माइनस एम बटा भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये तो आवर्धन हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है, जो m के मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की अपेक्षा, माइनस का मतलब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर m धनात्मक आ गया तो मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब आभासी बन रहा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब आवर्धन में वस्तु का मान जो ऋणात्मक आ, यानी कहने का अर्थ प्रतिबिंब अगर ऋणात्मक आ गया, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा, तब उसका मान कैसा होगा, तो मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब मान क्या होगा, धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो और बाकी इसके साथ क्या है कि पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब देखो पहला चैप्टर खत्म हो गया तो इसमें कुछ हम नॉमरिकल भी करवाएंगे, ठीक है, नॉमरिकल भी करवाएंगे, कोशिश करते हैं नॉमरिकल करवाएं, या तो हो यानी इसको ख़त्म कर देते हैं। पहले 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को ख़त्म करके फिर नॉमरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे ही बता देते हैं, और इसके बाद जो अगला क्लास होगा तो अगला क्लास हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव को हम लेवल 1 है ना, लेवल 2,
लेवल 3, यानी उसका 3 क्लास लेंगे, यानी 3 क्लास हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके लेंगे, ठीक है। तो उसमें 25-25 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला चैप्टर का 3 क्वेश्चन, या पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिला के हम ले लेंगे 3 लेवल, दोनों को मिला के, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को मिला के 3 लेवल करके जो है ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक। जय हिंद।